उस्मान साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि हमने देखा कि इस जंग को बहुत बारीकी से आपने कवर किया है, आगाज़ से ही आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस पर। तो अभी मुज़ाकरात की सूरत इख्तियार हो चुकी हुई है। लेबनान को जंग बंदी से बाहर रखने के हवाले से अमरीकी और इसराइली कोशिशें, आप क्या समझते हैं? मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की सोची समझी चाल है? और दूसरा, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली इस बैठक में जंग बंदी में लेबनान की शमूलियत के हवाले से आलमी ताकतों का दबाव कितना अहम है? मेरे ख्याल में काफ़ी मौसर रहा है। अपना अमेरिका ने जो इस वक्त इसराइल के ऊपर जो है अपना एग्जर्ट किया दबाव, और वो वहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से अमल के अंदर जो है वो बैठ गए हैं। तो मेरे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इसराइल जो है वो उसकी बदनीति जो है वो काफ़ी हद तक एविडेंट है। लेकिन याद रखें, गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर सेंट कॉम आपकी उस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, और अमेरिका इस वॉर से पुल आउट कर जाता है, तो आप हेड ऑन कोलिजन के अंदर ईरान के साथ नहीं जा सकते। और ये चीज़ तो हमने देख ली, डिमोना के अंदर स्ट्राइक हुई, हाइफा का जो हशर हुआ है वहाँ के ऊपर, बेरशाह के अंदर, और फिर इस तरह 22,000 किलोमीटर का तुम्हारा रकबा है, जिस तरीके से स्ट्रेटजिक डेप्थ आपके पास नहीं है, और इरानियन मिज़ल जो हैं वो मुसलसल आपको हिट कर रहे हैं, और ना आपका आयरन डोम काम कर रहा है, डेविड स्लिंग काम नहीं कर रहा, एरो 3 काम नहीं कर रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जंग को ज़्यादा देर तूल अपना दे सकते हैं। ऑफ कोर्स वक्ती तौर के ऊपर तो पॉज है, लेकिन उनका नफेरियस डिज़ाइन है इस खत्ते के हवाले से, और यही उनका ग्रेटर इसराइल का मनसूबा है जिसके अंदर वो बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहे थे। और दाहिया डॉक्ट्राइन के तहत याद रखें, लेबनान इस वक्त इसराइल की स्ट्रेटजिक डिफीट जो हुई है ईरान में, उसकी कीमत चुका रहा है। तो इसराइल की फतह जितनी ज़्यादा आप कह लें कि डेडली है, उतनी ही उनकी शिकस्त भी है। और ये उनका पैटर्न है, देखें ये सेम प्ले बुक है जो कि आपने देखी गज़ा के अंदर और अभी देख रहे हैं, और ये इसराइल की तमाम हुकूमतों का गवर्नेंस का मॉडल है। देखिए वहाँ पे वोट जिस तरीके से लिए जाते हैं, उसके अंदर हमारे वाला मामला नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर उस तरह से ट्रांसलेट नहीं होते। वहाँ पे तो ये जो कत्ल गारत है और जिस तरीके से वो डिमोनाइज़ करते हैं, डीह्यूमनाइज़ करते हैं इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को, पर्टिकुलरली जो लेबनान हो जाए, सीरिया हो जाए, ग्रेटर इसराइल के अंदर जो आते हैं, तो उसके थ्रू उन्हें वोट लेना है। तो अक्टूबर के अंदर वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो टेक होम को ट्रैफिक तो थी नहीं, तो उस चीज़ के लिए वो ये कर रहे हैं। दूसरा, वो इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ईरान ने लेबनान को अकेला छोड़ दिया हिजबुल्लाह को, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इरानियन कह रहे हैं हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर के ऊपर है, और रात को खबर आ रही थी कि वहाँ से सैयद हतीब जो ज़्यादा हैं, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कि हम स्ट्राइक करने लगे थे, लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से हमने रिस्ट्रेंट इख्तियार किया। तो ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ है, लेबनान के साथ इंटैक्ट है। याद रखें, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इसराइल तो उनको मैनेज नहीं कर सका गज़ा के अंदर, हमास को और हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह रिटेलिएट कर रहा है वहाँ के ऊपर है, और क्रिपलिंग ब्लो है, उन्होंने उसको पीछे की तरफ धकेल दिया है। शुमाली जो फ़लस्तीन के इलाके हैं, उससे जो इलीगल सेटलमेंट के लिए लोग आए हुए थे वो वहाँ से भाग गए हैं, और ये हमने ये इंटरनेशनल प्रेस जो है वहाँ के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है रीजनल हेजमन की यहाँ के ऊपर। इवन ग्लोबल सुपर पावर जिस तरह से अपने जख्म चाट रहा है वो आपके सामने है, और उसके लिए कोई यार्डस्टिक आप रख लें। उनके जो नेवी के अपना वो लेके आए थे यहाँ के ऊपर गेरल्ड फोर्ड, वो देख लें इस वक्त अपना ग्रीस के अंदर जो है वो खड़ा हुआ है, और उसके अलावा एफ फैमिली के तमाम जहाज़ जो है उन्होंने गिरा दिए। एयर डिफेंस सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। तो दुनिया ये स्टडी के ऊपर देख रही है कि 6th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का मॉडल था 4th जनरेशन 20th सेंचुरी का, वो डन एंड डस्टेड हो चुका हुआ, और इस वॉर की इम्प्लीकेशंस रेजोनेट करेगी इसके पोस्ट वॉर सिनेरियो के बाद भी है। तो इरानियन ने असर्ट किया है, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात की टेबल में बैठे हैं, और पाकिस्तान एक मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर के ऊपर सामने आया है। हम दुनिया का मुकदमा यहाँ पे लड़ रहे हैं, अमन के सफ़ीर हम हैं, और इस्लामाबाद पूरी दुनिया में आलमी सफारतकारी का मरकज़ है। और याद रखें, हम यही चाहते हैं, और हमने 72 के अंदर देख लें रिचर्ड निक्सन की मुलाकात करवाई, अमेरिका को किस तरीके से चाइना के साथ रब्ते उनके बहाल किए, 2016 में इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोहा टॉक्स करवाई, और फिर सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ, वैसे नो डाउट वो कल्मिनेशन पॉइंट था जो कि चाइना ने रिप्रोचमा करवाया, लेकिन 2022 के अंदर जो मीटिंग थी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उस कॉन्टेक्स्ट में साइड लाइन पे हमने करवाई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक डिफाइनिंग मोमेंट है, और जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने गेन किया था 10 मई के बाद, उसको हम दुनिया में अमन के लिए इस वक्त कैपिटलाइज करने में कामयाब हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। जी इवेंट्स जो हैं वो तो रवाना हो चुके हैं। जैरेड कुशनर की मौजूदगी को आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये कोई बड़ी इलाकाई डील की तरफ इशारा है, या फिर जानबूझकर सिर्फ ईरान को इंगेज करने के लिए उनको भी साथ भेजा जा रहा है? तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि वो अभी भी असर्ट कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर, लेकिन ईरानियन ड्राइव कर रहे हैं। याद रखें, इस मुज़ाकरात की जो बुनियाद बना फ्रेमवर्क, वो तो ईरानियों ने प्रोवाइड किया है। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक नकाती एजेंडा कि आप नए खुरमस खोल दें, वो तो उन्होंने पहले दिन खोल दी।
अब ये वो स्ट्रेटजी अहदाफ थे जो इन्होंने हासिल करने, तो उसके अंदर तो दूर दूर तक अबनाए हुर्मुज़ का जिक्र नहीं था। तो मेरे ख्याल में इरानियन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाले मामले के साथ बैठे हुए हैं और वो पोजीशन ऑफ कंप्रोमाइज़ है। तो डोनाल्ड ट्रंप इंप्रेशन तो ये देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि वो सीरियस नेगोशिएटर के तौर के ऊपर देखते हैं जेडी वैंस को, जेडी वैंस इस जंग के शुरू से हमायती नहीं रहे, इसीलिए उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश रहा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सामने नहीं आए और बड़ा तदब्बुर नज़र आता है उनके अपना मामलात के हवाले से। उसकी वजह उनके पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, वो आगे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये सेकंड टर्म है, फाइनल टर्म है, डन एंड डस्टेड है। वो तो जो हालत हुई हुई है वो पता चल जाएगा नवंबर के अंदर जब लोअर हाउस के वहाँ के ऊपर इलेक्शन होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। तो दूसरी तरफ जो अब्बास अरागची हैं और बाकर कालीबाफ है, याद रखें ये सीरियस मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस नोयत के आप कह लें कि वफ्द की क़यादत करने वाले अफराद हैं वो डेफिनेटली असर्ट कर सकते हैं और वो डिसीजन मेकिंग मैकानिज़म का हिस्सा है अमेरिका के अंदर भी और ईरान के भी। तो मेरे ख्याल में इरानियन जिस तरीके से अपने एडवर्सरी के आप कह लें तर्ज़ अमल और बिहेवियर को शेप करने की सलाहियत के साथ सामने आए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसी तरीके से आप नाए हुर्मुज़ के हवाले से याद रखें, उन्होंने जिस तरीके से डिसरप्शन क्रिएट की है, तो एक मैसेज भेजा आलमी मंडियों को भी कि वो जो अमेरिका इस्तेहकाम आपको बख्शता था या जिस तरीके से दुनिया समझती थी क्रेडिबल अमेरिका प्लेयर है कि 750 मिलिट्री आउटपोस्ट आपने रखी हुई हैं 80 कंट्री के अंदर, वो चीज़ें मुकम्मल तौर के ऊपर जो है शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। अब वो रवैया जो अमेरिका, याद रखें उसकी असल ताकत उसने क्या खोई है, उसने जो इस वॉर के नताइज हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया है और वो चीज़ ईरान के एंड के ऊपर है। स्पेन कह रहा है हम अपना तेहरान के अंदर जो है सफारत खाना ओपन करने जा रहे हैं और लेबनान के हवाले से फ्रांस और यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उन्होंने कहा है उसे इस मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। देखें ईरान कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं चाहता इस वॉर के हवाले से कि ये जंग बंदी का ये हिस्सा ठीक है और वो नहीं, ये सारी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है और वो इस इंप्रेशन को भी तासुर को भी जो है तोड़ना चाहता है जो इजरायली कायम करना चाहते हैं कि ईरानियों ने जो है लेबनान की हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। और ये गवर्नेंस का मॉडल है इजरायलियों का, उन्होंने जब वोट लेना होता है तो वो यही कुछ करते हैं। तो कोई ट्रॉफी तो घर लेके जानी है उसने, अक्टूबर के इलेक्शन होने जा रहे हैं जो वहाँ पे है। तो नेतन्याहू के गवर्नेंस का मॉडल यही है। और दाहिया डॉक्ट्राइन क्या कहता है, जब आप हार रहे होते हैं तो फिर आप इस तरह से डेसिमेट करते हैं और जिस तरीके से डेथ और डिस्ट्रक्शन वो कर रहा है वहाँ के ऊपर, ये पूरी वो प्ले बुक है जो हमने वहाँ पे गजा में देखी और 2006 में ये दाहिया एक इलाका जहाँ के ऊपर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। तो ये चीज़ें उसी पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें देखनी पड़ेंगी। जी उस्मान साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस वक्त मशरिक़ वस्ता और मगरिब के दरमियान एक वाहिद ब्रिज के तौर पर उभरा है, सामने आया है? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने साइमल्टेनियसली जो है जिस तरीके से अक्रॉस द ग्लोब जो है अपनी रेलेवेंसी बरकरार रखी है और जो डिप्लोमेटिक क्लाउड था हमारा उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हमने एम्बेड किया और कन्वर्ज किया अपने मुफाद को अपना मुकद्दम रखते हुए रीजन के अंदर तकरीबन तमाम कंट्रियों। मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री का पैटर्न भी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक वक्त के अंदर हमने एडवांटेज लिया कि हम बोथ साइड्स के दोस्त थे। चाइना की बात कर लें, अमेरिका की 72 की मैंने बात की और अभी की सूरत हाल भी। तो जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है रीशेप होने जा रहा है ग्लोबल साउथ की तरफ से, उसमें चाइना रशिया के साथ और जिस तरह से ईरान सेंटर बना है, तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द पिक्चर। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो असल थिएटर ऑफ वॉर जो है ये उसका एक पार्ट है। असल थिएटर ऑफ वॉर तो वो है जिसके अंदर चाइना जो है उसको कंटेन करने की अमेरिका की पॉलिसी, तो अब तो वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप भी अमली तौर पे काम नहीं कर रहा। तो ये मिलिट्री वॉरफेयर के अलावा ग्लोबल जो आप कहने इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की वॉर थी, उसके अंदर चाइना जो है वो दोबारा से असर्ट करता नजर आ रहा है। अगर आप BRI प्रोजेक्ट को देख लें तो उसके अंदर 150 कंट्री आते हैं। अगर आप मैप देखें BRI का, तो अमेरिका जो 750 मिलिट्री आउटपोस्ट के साथ 80 मुल्कों को अंदर गारंटी दे रहा था सिक्योरिटी की 1,70,000 के साथ आर्मी, मुझे लगता है ये पुराना मिलिट्री डॉक्ट्राइन था 20वीं सदी का, जिसमें नो डाउट फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डिसाइसिव रोल प्ले किया मिलिट्री माइट ने और वॉर मशीन ने। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से बता दिया ये मिथ जो है इनविंसिबिलिटी की तो ख़त्म होगी। आपकी F फैमिली के तमाम तैयारे वहाँ के ऊपर गिर गए। आपका जो सबसे बड़ा दुनिया का $13 बिलियन का आपका जो फ्लीट आप लेके आए थे, पर्टिकुलर ये वाला गैरल्ड फोर्ट का, वो तो यहाँ पे हिट होके बाहर निकल गया। तो मेरे ख्याल में ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जो 28 फरवरी से पहले की थी। ये अमेरिका भी वो अमेरिका नहीं है और ये ईरान भी वो ईरान नहीं है। और पाकिस्तान नो डाउट एक रीब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान की। और मेरे ख्याल में वेस्ट एशिया के अंदर हम जिस तरीके से रेलिवेंट हो रहे हैं, इस चीज़ को अब हमें क्या करना है, डिप्लोमेटिक अपना जो कैपिटल है इसको इकोनॉमिक डिविडेंड्स के साथ हमने जोड़ना है और उसके लिए ऑफकोर्स फिस्कल डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। और याद रखें ईरान से पाबंदियाँ उठती हैं, टापी IPI जो है उसे हम मटेरियलाइज़ कर सकते हैं,
पैरेलल एनर्जी के पाथवेज जो है हमें मिल सकते हैं, और ये सारा एनर्जी का कॉरिडोर बन सकता है। ट्रेड आउटलेट के तौर के ऊपर हम देख सकते हैं इसे, और हम जो लैंड लॉक कंट्री को एक्सेस दे सकते हैं पानियों तक है। तो मैं तो बड़ा अपना ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके, गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर। अगर ईरान यहाँ से राइज करेगा तो डेफिनेटली हम उनका आखिरी मोर्चा है, हम भी यहाँ के ऊपर हमारा कद काठ भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल।